कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ योर यूट्यूब चैनल बायोकेम एडुकेशन। गाइस, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आपको मालूम भी है कि पॉलीमर क्या होता है, मालूम है ना? क्या होता है पॉलीमर, बताइए। पॉलीमर का मतलब है नंबर ऑफ़ यूनिट्स। इसमें दो वर्ड्स हैं एक्चुअली, एक है पॉली और एक है मर। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है, पॉली का क्या मतलब होगा? पॉली कहने का मतलब है नंबर ऑफ़, बहुत सारे, नंबर ऑफ़। एंड मर का मतलब क्या होता है? मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, जब बहुत सारे यूनिट कंबाइन हो जाते हैं एक साथ तो हमको पॉलीमर मिलता है। ठीक है, तो हमको इसमें तो सबसे पहले जो है इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलीमर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर, द वर्ड पॉलीमर हैज़ अ ग्रीक ओरिजिन। ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स दैट मैनी यूनिट्स, यानी कि बहुत सारे यूनिट जब एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट जब एक साथ मिल जाते हैं तो पॉलीमर बनता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिकुलर मास फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज मोनोमर्स। क्या मतलब हुआ? इतना बड़ा डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप सिंपल लिख सकते हैं, पॉलीमर इज़ डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ number of small units or the combination of number of small monomers is called polymer। ठीक है, अब देखिए पॉलीमर में एक वर्ड आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ कि आपके सामने यहाँ पे इथिलीन दिया हुआ है। इथिलीन जो है देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है। दिस इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये N टाइम्स है। अब अगर इसी को हमको पॉलीमर में कन्वर्ट करना है तो देखिए सिंपल तरीका है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हम सिंगल बॉन्ड कर देंगे। कैसे? यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम लोग CH2, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2। सिंगल बॉन्ड करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और उसको बॉक्स में डालकर हम नीचे में N लिख देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो ग्रुप है ये नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हो रहा है, और नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट होने का मतलब है कि वो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? इस तरीके से हम पॉलीमर पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से पॉलीमर का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। पॉलीमर का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक बात याद रखना आप लोग कि जब मतलब जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी जिस दो कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन कैरेक्टर है, उसको आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे और बाय N कर देंगे। इसलिए हम पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाते समय हम डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस बाय विच द नंबर ऑफ मोनोमर्स गेट कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पहले हम लोगों ने पॉलीमर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीमराइजेशन। तो सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच पॉलीमर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्या कहा मैंने? द प्रोसेस इन विच पॉलीमर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है N नंबर ऑफ मोनोमर्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो एक पॉलीमर बन रहा है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब N नंबर ऑफ मोनोमर यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। इसका क्या मतलब है? ज़रा ये देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि हमको ये पता लगाना है कि मैक्रोमोलिक्यूल किसको बोलते हैं, पॉलीमर किसको बोलते हैं। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर एक ही होता है, मगर नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ओके, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। अगर एक तरफ मैंने पॉलीमर के बारे में ऐसा लिखना चाहा और एक तरफ मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में लिखना चाहा तो मैं बताऊँगा कि देखिए सभी पॉलीमर, कीप इन माइंड, सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। यस, सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, क्योंकि हम पॉलीमर का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोनोमर मिल जाते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है, तो ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा इसलिए उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो मैक्रोमोलिक्यूल है, ऑब्वियसली ये तो मैक्रोमोलिक्यूल है, मगर ये कोई गारंटी नहीं है कि सभी के सभी मैक्रोमोलिक्यूल वो पॉलीमर होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। ओके गाइस, समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल बट नॉट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स ड्यू टू देयर लार्जर साइज बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स का मैंने कहा मतलब उसका अपोजिट हमेशा सही नहीं होगा। मानते हैं कि पॉलीमर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, मगर सभी के सभी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोरोफिल का। देखिए
आपके सामने क्लोरोफिल का एग्जांपल लिखा हुआ है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? C55 यानी कि 55 कार्बन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। कौन? क्लोरोफिल। यानी कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल हो जाएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल है भी, मगर ये पॉलीमर में नहीं काउंट होता। देखिए लिखा हुआ है मैक्रो मॉलिक्यूल में और मे नॉट कंटेन मोनोमर यूनिट्स, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्रो मॉलिक्यूल में बहुत सारे मोनोमर जुड़े हुए हैं और तब जाके पॉलीमर बना हुआ है। इसलिए ये बात बोला गया है कि सभी के सभी मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या कंक्लूड किया हुआ है, लास्ट में कंक्लूड किया हुआ है अ मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब अ मैक्रो मॉलिक्यूल बट नॉट अ पॉलीमर सिंस देयर आर नो पॉलीमर दो मोनोमर नो मोनोमर यूनिट प्रेजेंट, सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द पॉलीमर आर मैक्रो मॉलिक्यूल व्हेन एन मैक्रो मॉलिक्यूल मे नॉट बी पॉलीमर। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉलीमर ही कहलाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन ऑरिजिन। देखिए क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में बहुत से सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला हो गया बेस्ड ऑन ऑरिजिन हो गया, फिर आएगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आएगा बेस्ड ऑन इलास्टिक नेचर, यानी बहुत से ऐसे टॉपिक्स आएंगे क्लासिफिकेशन में। तो हम लोगों को शुरुआत करना है बेस्ड ऑन ऑरिजिन से, और इम्पॉर्टेंट भी है और उतना ही ईजी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिया है मैंने बेस्ड ऑन ऑरिजिन। तो क्या लिखा है देखिए, ऑरिजिन मतलब देखिए या तो होगा नेचुरल या तो होगा सिंथेटिक, ये तो समझ में आ ही रहा है कि देखिए अगर कोई चीज़ अगर प्लांट और एनिमल से मिलता है, कोई भी पॉलीमर अगर हमको प्लांट या एनिमल से मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टार्च के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि उसको कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। सेलुलोज ये भी प्लांट से मिलेगा। प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता रहता है। नेचुरल रबर ये भी हमको प्लांट से मिलता है। नेचुरल रबर के बारे में याद रखिएगा, नेचुरल रबर जो होता है प्लांट लेटेक्स होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट लेटेक्स? प्लांट लेटेक्स कहने का मतलब होता है कि ये जो है एक प्लांट, जैसे किसी भी प्लांट के किसी पार्ट को अगर हमने कट किया तो कट करने के बाद वहाँ से मिल्की वाइट सब्सटेंस निकलता है, और जब वो मिल्की वाइट सब्सटेंस निकलेगा, ठीक है, जब वो मिल्की वाइट सब्सटेंस निकलेगा तो हम उसी को कहते हैं प्लांट लेटेक्स। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा हुआ सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये सिंथेटिक पॉलीमर किसको बोलेंगे? मैंने अभी भी बताया, सिंथेटिक कहने का मतलब है कि मैन मेड, हमारे द्वारा बनाया हुआ। इसमें एग्जांपल कौन कौन से देखिए, पॉलीथीन है, पॉलीथीन का नाम आपने सुना ही है। सिंथेटिक रबर, इसका भी नाम सुना ही है आपने, सुना है ना। और किसका नाम सुना है? पीवीसी का नाम सुना है। पीवीसी यानी पॉलीविनिल क्लोराइड के पाइप्स आते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखेंगे अभी। नायलॉन 66 का नाम नहीं सुना होगा, मगर नायलॉन का नाम तो सुना होगा। नायलॉन के धागे आते हैं, ये 66 मतलब कार्बन चेन है, कार्बन चेन के बारे में बोला गया है। 66 का नाम मतलब ये हुआ। आगे देखिए और कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है? टेफ्लॉन, ऑरलॉन, ये सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में क्या देखा हम लोगों ने गाइस? सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि इसमें वो पॉलीमर का इंक्लूड किया गया है जिसमें हम लोग खुद बनाते हैं, सिंथेटिकली मैनमेड बनाते हैं, मैनमेड द्वारा मैनमेड है ये। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो टॉपिक है नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसको बोलते हैं? हम जरा अब ये देखते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब हुआ, एक्चुअली होता तो ये नेचुरल ही है, मगर नेचुरल पॉलीमर होते हुए भी हम उसको सिंथेटिक में गिनते हैं, क्योंकि हम लोग उसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने का क्या मतलब है? ब्लेंड करने का मतलब है कि हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, वल्कनाइज्ड रबर। ये वल्कनाइज्ड रबर किसको बोलेंगे? व्हाट डू मीन बाय वल्कनाइज्ड रबर? रबर आप लोगों को मैंने अभी भी बताया कि जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट यानी कि प्लांट से जो लेटेक्स बनता है, जो लेटेक्स मिलता है उसी से बनता है रबर। मगर वो रबर जो होता है बहुत ही कोमल होता है, मतलब उतना सॉफ्ट, उतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है वो। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? सल्फर का एडिशन करते हैं, और जब नेचुरल रबर में सल्फर का जो एडिशन करेंगे तब उसको रिजिडिटी यानी कि मजबूती मिल जाती है, और हम उसको कहते हैं वल्कनाइज्ड रबर। समझ में आया गाइस? आप जरा सोचिए कि आप जिस रबर को आप इरेजर कहते हैं, यानी कि कॉपी पे लिख के मिटाते हैं, वो भी एक नेचुरल रबर से ही बना हुआ है। और जो ट्रक जो होते हैं, गुड्स कैरियर जो होते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, उनके जो टायर जो बने हैं वो भी उसी नेचुरल रबर से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मजबूती में कितना अंतर है। तो मजबूती में ये अंतर क्यों है भाई? मजबूती में ये अंतर इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर हम लोग सल्फर का एडिशन करते हैं। अब आप सोचेंगे कि नेचुरल रबर दिखता कैसे है, तो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने फेविकॉल देखा होगा तो फेविकॉल जो होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो वाइट कलर का वही जो है वो नेचुरल रबर के जैसा दिखता है। किसी भी प्लांट के पार्ट को अगर आप कट करेंगे तो वहाँ से वाइट अगर सब्सटेंस निकलता है तो हम उसको कहते हैं लेटेक्स।
नेचुरल रबर का एक प्लांट होता है, उसको हम रबर ट्री कहते हैं। उसको किसी भी जगह से कट करेंगे तो वाइट कलर का फेविकॉल की जैसे गाढ़ा लिक्विड निकलता है, मिल्क निकलता है, उसी को हम नेचुरल रबर लेटेक्स कहते हैं। उसके अंदर जब सल्फर का ब्लेंडिंग होता है तब धीरे धीरे उसके अंदर मजबूती आती है, और जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सल्फर रहेगा उतना ज़्यादा वो रिजिड, मजबूत और हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा। समझ में आएगा? तो ये हुआ, हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल रबर के अंदर कुछ मिलाया और उसकी क्वालिटी को बदल दिया। देखिए दूसरा एग्जांपल है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट मतलब आप समझ गए होंगे कि प्लांट की बॉडी से जो सेलुलोज मिलता है, हम उसके अंदर एसिटिक एसिड का रिएक्शन करते हैं और बन जाता है सेलुलोज एसीटेट, जो कि अदर चीज़ों में यूज़ होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। रेयॉन ये भी एग्जांपल हुआ। चलिए गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पॉलीमर का पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम क्या था, बेस्ड ऑन द ओरिजिन या बेस्ड ऑन द सोर्स। तो पहला नाम था नेचुरल रबर, दूसरा नाम था नेचुरल पॉलीमर, दूसरा नाम था आर्टिफिशियल पॉलीमर, और तीसरा नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा कर लिया पहला क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है, हम जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो आपको बनाया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बनाना है, ये आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बनाना है, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए बताया गया है कि आप समझ सके कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो लीनियर का मतलब तो आप सभी जानते हैं भाई, लीनियर का मतलब होता है सीधा एकदम स्ट्रेट चेन, है ना, इसको बोलते हैं लीनियर चेन। अब इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने पॉलीथीन का नाम सुना होगा, हम लोग डेली लाइफ में पॉलीथीन का यूज़ भी करते हैं, तो उसी के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखिए पॉलीथीन का इथीन का स्ट्रक्चर कैसा है, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, कुछ ऐसा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इथीन। फिर से लिख रहा हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इथीन। अब अगर इसका पॉलीमर बनाना है मुझको, तो मैं क्या करूँगा, CH2 लिखूँगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दूँगा, CH2 लिख दूँगा, यहाँ से एक लाइन खींच दूँगा, यहाँ से एक लाइन खींच दूँगा। ठीक है, अगर मैंने इतना भी करके छोड़ दिया तो ऑब्वियसली वो पॉलीमर बन जाएगा, मगर मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ बॉक्स में बंद कर दूँगा और इसके नीचे में N लिख दूँगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा गाइस, ये पॉलीथीन बन गया। अब देखिए मैंने इसको लीनियर चेन में क्यों बनाया भाई, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट चेन। देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रेट चेन ही है, कहीं ब्रांचिंग नहीं होता, कहीं ब्रांचिंग नहीं हो रहा है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है बताइए, ब्रांचिंग का मतलब क्या है, ब्रांचिंग का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ भी, मानना क्या है, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ भी कार्बन रहेगा, इसके आगे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, एंड सो ऑन, कार्बन तो हर जगह रहेंगे। अब मान लीजिए कि पहले वाले को छोड़कर और लास्ट वाले को छोड़कर अगर बीच में कहीं भी अगर कार्बन आ जाए या कहीं भी ऊपर नीचे कार्बन आ जाए तो वो ब्रांचिंग में काउंट होता है, मगर ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए ये लीनियर पॉलीमर है। ठीक है गाइस, लीनियर पॉलीमर का मतलब आप समझ गए। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा, हम लोग पढ़ लेते हैं। दीज आर द पॉलीमर इन विच, एक मिनट, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस आर द पॉलीमर इन विच द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग लीनियर चेन, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लीनियरली जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। दिस लीनियर चेन्स आर क्लोजली पैक्ड इन द स्पेस, बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं, ये जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं। एंड द क्लोज पैकिंग रिजल्ट इन द हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है। डेंसिटी कैसे होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी मजबूती ज़्यादा होगी, रिजिडनेस ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड इसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं HDPE, हाई, दिस इज़ हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में लिखा हुआ है नायलॉन लिखा हुआ है, पॉलिस्टर लिखा हुआ है, पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब मैं जो ब्रांच पॉलीमर है जो इसी का सेकंड पार्ट है, किसका सेकंड पार्ट है, इसी का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, इसी का सेकंड पार्ट है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं डालूंगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।